नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक हाई एनर्जी मटेरियल बनाने वाली कंपनी की, या साधारण भाषा में कहें तो एक विस्फोटक या एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी की। इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें दत्तात्रेय यमगार साहब से प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, किन सेक्टर्स में काम करती है, और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और क्या ये कंपनी इस भाव पर निवेश करने लायक है या नहीं। तो पहले जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई, और इसकी स्थापना डॉक्टर A.N. गुप्ता साहब ने की, जो अब इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। ये एल्यूमिनस हैं, या ये छात्र रहे हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के। उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, धनबाद। और शुरू में इन्होंने इस कंपनी की नींव एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रखी, और 1987 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में तब्दील किया गया। 1989 में IFCI, और उस समय जो एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो उसने भी इस कंपनी में एक इक्विटी स्टेक लिया। शुरुआत में ये कंपनी कमर्शियल एक्सप्लोसिव बनाया करती थी, यानी कि माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले जो एक्सप्लोसिव या विस्फोटक होते हैं वो ये बनाया करती थी। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, सेगमेंट्स का विस्तार किया। 2003 में इन्होंने डिफेंस सेक्टर में कदम रखा और सॉलिड प्रोपेलेंट्स बनाना इन्होंने शुरू किया। अब ये क्या सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद अब ये कमर्शियल सेगमेंट, यानी कमर्शियल विस्फोटक के सेगमेंट में तो हैं ही, इसके साथ ये डिफेंस के सेक्टर में, और साथ ही साथ जो बहुत तेज़ी से उभरते हुए भारत के स्पेस सेक्टर में भी प्रेजेंट हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि कंपनी के बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। उनमें से जो पहला बिजनेस सेगमेंट है वो कमर्शियल एक्सप्लोसिव से रिलेटेड है, और इस सेगमेंट में ये माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज़ हैं उनके लिए विस्फोटक तैयार करते हैं। और ये विस्फोटक जो काम आते हैं वो कोल इंडस्ट्री में, यानी कोल की माइनिंग में, आयरन ओर की माइनिंग में, और लाइमस्टोन की माइनिंग में, जिसको सीमेंट की कंपनीज़ जो हैं इस्तेमाल करती हैं, तो वहाँ काम आते हैं। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स बनाने में, टनल बनाने में, और जो पासेस होते हैं, यानी कि पहाड़ को काटकर जो उसके बीच में रास्ता बनाया जाता है, तो उसके लिए, और डैम्स वगैरह बनाने के लिए, एक साथ जब आपको कोई एरिया क्लीन करना होता है या एक साथ उसको हटाना होता है, तो विस्फोटक काम आते हैं। तो इनको कमर्शियल एक्सप्लोसिव बोलते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव इसमें बल्क एक्सप्लोसिव बनाती है, कास्ट बूस्टर्स बनाती है, डेटोनेटर्स बनाती है, और डिटोनेटिंग फ्यूजेस बनाती है। तो देखिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। जो बल्क एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो एक कंटेनर के माध्यम से, आप ये समझ लीजिए कि किसी ट्रक वगैरह के माध्यम से, ये जिस जगह आपको ब्लास्टिंग की आवश्यकता होती है माइनिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो वहाँ पर ले जाया जाता है, और उस जगह ले जाकर इस विस्फोटक को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रेडीमेड या पैकेज जो होता है ना, जैसे हैंड ग्रेनेड हुआ, तो हैंड ग्रेनेड जो आपका है वो तो एक पैक जो आपका एक्सप्लोसिव है। लेकिन ये जो बल्क एक्सप्लोसिव होती है, जैसे मैंने बताया, इनको साइट पे ले जाके असेंबल किया जाता है। दूसरा, ये जो मटेरियल बनाते हैं वो उसको कास्ट बूस्टर्स बोलते हैं। तो कास्ट बूस्टर एक इस तरीके का एक रेडीमेड विस्फोटक है, जो छोटी क्वांटिटी में विस्फोटक होता है, उसको इस बल्क एक्सप्लोसिव के साथ डाल दिया जाता है। पहला जो विस्फोट होता है, छोटा विस्फोट, वो होता है कास्ट बूस्टर में, और उसके द्वारा जो बड़ा विस्फोट है, जिसके द्वारा पूरा क्षेत्र जो है, जो हमारा रिक्वायर्ड क्षेत्र, जिसकी सफाई करनी है, जिसको उड़ाना है, तो वो उसमें विस्फोट होता है। जो तीसरी चीज़ है वो है डिटोनेटर। डिटोनेटर आप ये समझ लीजिए जो हमारे घर में पटाखे होते हैं, तो जो दिया सलाई जो चीज़ होती है वो उसका डेटोनेटर है। तो डेटोनेटर है वो
विस्फोटक के लिए, एक्सप्लोसिव के लिए दियासलाई या माचिस का काम करता है। इसके अलावा ये डिटोनेटर फ्यूजेस भी बनाते हैं। तो वो आपने बम देखा होगा, उस बम के ऊपर जो एक छोटी सी लड़ी निकली रहती है, मैं पटाखों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो एक लड़ी निकली रहती है जिसमें हम माचिस जलाते हैं, तो वो जो वाइट कलर का जो एक लड़ी होती है जो उस बम के अंदर जा रही होती है, तो वो फ्यूज़ है, तो वो डिटोनेटर फ्यूज़ है। तो वो डिटोनेटर फ्यूज़ जो है वो भी ये बनाते हैं। अब इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो देखिए, चूंकि ये माइंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये विस्फोटक काम आते हैं, तो ऑफ कोर्स इस तरह की कंपनीज जैसे कोल इंडिया हुआ जो कोल की माइनिंग करती है, सिंगरेनी कोलियरी जो ये भी कोल की माइनिंग करती है, फिर MOIL जो मैंगनीज़ ओर निकालती है या उसकी माइनिंग करती है, और NMDC, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं ये इनकी कस्टमर्स हैं। इसके अलावा ये जो कमर्शियल एक्सप्लोसिव है उनको इज़राइल, ग्रीस, तुर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, इस तरह के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करती है। और जो इनका रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, उसका लगभग 14% जो है वो इस कमर्शियल एक्सप्लोसिव सेगमेंट में से आता है। दूसरा इनका सेगमेंट है डिफेंस और स्पेस सेगमेंट। तो आप ये समझ लीजिए कि 86% रेवेन्यू इन दोनों सेगमेंट से आता है। और यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव की जो यूटिलिटी है या उसका एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि रॉकेट जिस तरीके से छोड़ा जाता है करीब करीब उसी तरीके से मिसाइल का लॉन्च भी होता है। तो अब जान लेते हैं कि ये डिफेंस और स्पेस वाले सेगमेंट में ये क्या क्या बनाते हैं। तो पहली चीज़ ये है, ये प्रोपेलेंट्स बनाते हैं। और ये प्रोपेलेंट्स जो है ये पहली प्राइवेट कंपनी है जो भारत में सॉलिड प्रोपेलेंट बना सकी है या बनाती है। अब जान लेते हैं ये प्रोपेलेंट क्या होता है। प्रोपेलेंट वो मटेरियल है जिसको जो जलने से बहुत हॉट गैसेस प्रोड्यूस करता है, और वो जो हॉट गैसेस हैं वो उस मिसाइल के या जो रॉकेट जो लॉन्च किया जा रहा है स्पेस में उसमें से बाहर निकलती हैं। उसके कारण उसको एक थ्रस्ट मिलता है, यानी उसको एक जंप मिलता है, जिसके कारण वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसको पार करने में सक्षम होता है। ये इसी तरह की चीज़ है जो हम बॉटल में रख के जो दीपावली के आसपास हम रॉकेट जलाते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही हम उसमें रॉकेट में आग लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा इनका जो उत्पाद है वो पायरोज है, पायरो या पायरो टेक्निक्स वाले उत्पाद। तो ये जो उत्पाद होते हैं ये एक कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए होते हैं, जैसे लार्ज क्वांटिटी में लाइट प्रोड्यूस करना या लार्ज साउंड प्रोड्यूस करना। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई जंगलों में कोई अपराधी या कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है और रात के अंधेरे में उसको ट्रेस करना है या दुश्मन की सेना को ट्रेस करना है, तो ये जो पायरोज हैं इनको छोड़ा जाता है आकाश में छोड़ने से इन बहुत ज़ोर से बहुत ज़्यादा चमकदार लाइट पैदा होती है, और जिसके कारण जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं या हमारे जो पुलिस जो है वो आसानी से देख सकती है कि जो व्यक्ति है या कोई ग्रुप है वो कहाँ छुपा हुआ है। तीसरा, ये जो एडवांस एक्सप्लोसिव्स हैं जैसे RDX वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वॉरहेड प्रोड्यूस करते हैं। वॉरहेड का मतलब ये मिसाइल का वो पार्ट जो अल्टीमेटली गिरकर जो अपना टारगेट है उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो काउंटर मेजर्स, और एकमात्र डोमेस्टिक कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, जो ये काउंटर मेजर्स बनाती भी है और साथ ही साथ डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई भी करती है। अब ये जो इनके उदाहरण ले लेते हैं, तो ये हो गया चाफ्स और फ्लेयर्स। पहले बात कर लेते हैं चाफ्स की। तो उसका एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक विमान दुश्मन के क्षेत्र में अटैक करने के लिए जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडार से संचालित, यानी रेडार जो है वो उस मिसाइल को, दुश्मन की मिसाइल को ये बता रहा होता है कि आखिरकार ये विमान किस जगह जिसको आपको अटैक करना है। तो उस रेडार को कंफ्यूज करने के लिए जो चाफ है वो एक्चुअली गिराए जाते हैं विमान से, और ये एक मेटेलिक स्ट्रिप टाइप चीज़ होती है। वो रेडार को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये चाफ डलते हैं कि रेडार को वो इस तरह का सिग्नल भेजता है, यानी दुश्मन वक्त के रेडार को इस तरह का सिग्नल भेजता है कि मानो विमान जो है ये चाफ है, ना कि जो ओरिजिनल विमान जिससे ये निकाले गए हैं वो। तो रेडार कंफ्यूज होता है और इस तरीके से ये विमान जो है वो
दुश्मन की मिसाइल से बचता है। दूसरा जो काउंटर मेजर है वो है फ्लेयर्स। तो जो फ्लेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा विमान दुश्मन के क्षेत्र में गया तो उसने एक ऐसी मिसाइल दागी जो इंजन की गर्मी, विमान की इंजन की गर्मी को ट्रैक करती है और उस हिसाब से उसको अटैक करती है। तो ये जो फ्लेयर्स हैं ये इतना ज़बरदस्त गर्मी पैदा, मतलब जब इनको लॉन्च कर दिया था, विमान से लॉन्च कर दिया जाता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा करती है कि इंजन की गर्मी को छोड़कर, यानी इंजन की गर्मी को जो मिसाइल ट्रैक करना है उसकी जगह वो इस फ्लेयर्स की गर्मी को ट्रैक करती है और अपने निशाने से चूकती है। इसके अलावा ये इनका एक काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो श्रीहरिकोटा में सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट है इसरो का, तो वहाँ पर उसकी ये O&M ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये सर्विसेज 2006 से कर रहे हैं। इस तरीके से ही जो हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत जो एडवांस सिस्टम लैब है जगदलपुर में, तो वहाँ पर भी 17 साल से उनके सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट में ये O&M सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स भी बनाते हैं। अब ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स क्या होती है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसरो को कोई लॉन्च करना है एक बड़ा रॉकेट, तो उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। तो ये जो स्ट्रैप ऑन जो मोटर्स होती है ये उनको वो ताकत प्रोवाइड करती है, वो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करती है, जिसके कारण वो रॉकेट जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आसानी से निकल जाती है और उसके बाद ये जो रॉकेट है उससे अलग हो जाती हैं। अब ये जो कंपनी है ये डिफेंस में आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी मिसाइल प्रोग्राम्स हमारे हैं उनमें एक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एंगेज्ड है। चाहे वो आकाश मिसाइल हो, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे अस्त्र मिसाइल हो या मीडियम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करूं तो इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो इनके क्लाइंट्स हैं ही, साथ ही साथ भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के कई PSU इनके क्लाइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो 6 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। अभी रिसेंटली 29 अप्रैल 2025 को इनकी तेलंगाना की एक फैक्ट्री में एक विस्फोट हो गया था और इस कारण से तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस जगह, मतलब इस फैक्ट्री में सब तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पर रोक लगा दी थी और इनका ये अनुमान है इस रोक से इनको लगभग 2 सालों में 20 करोड़ का नुकसान होने वाला है। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 990 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो FY25 का जो पिछले साल का जो रेवेन्यू है उसका लगभग 2.4 टाइम्स है और इसमें से जो 87% इनका ऑर्डर है वो डिफेंस और स्पेस सेगमेंट से आया है और ये जो डिफेंस और जो स्पेस सेक्टर है इसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो कमर्शियल सेगमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और ये रन ऑफ द मिल, मतलब इसमें कोई इनोवेशन रह नहीं गया है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये हाई ग्रोथ सेक्टर में है। 40 साल का इनको विस्फोटक इंडस्ट्री में अनुभव है। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ सारे इनके मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उसमें ये सहभागी हैं। एक और जो उभरता हुआ क्षेत्र आने वाले समय में होने वाला है वो है स्पेस, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया इसरो और डिफेंस मिनिस्ट्री को ये उनके सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट्स में O&M की सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो जानी मानी कंपनी है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। फिर ये कुछ एडवांस जो टेक्निक वाली मोटर्स भी बना रहे हैं, तो अप्रूव्ड सप्लायर हैं ये बूस्टर मोटर के लिए। जो हमारा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके लिए अप्रूव्ड सप्लायर है। फिर इस इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर्स हैं, यानी हर आदमी या हर कंपनी अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा रिस्की और टेक्निकल काम है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए होती है। वीकनेस की बात करूं तो पहली चीज़ ये है कि टेंडर बेस्ड काम है ये, यानी जो इनका डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड काम है ये टेंडर बेस्ड है और टेंडर जो है वो लम्प्स में आते हैं, यानी आते हैं वो एक साथ आते हैं, उसके बाद आराम से काफ़ी समय बीत जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ टेंडर्स आते हैं। तो लंपी इनका जो टेंडर्स हैं वो लंपी कैरेक्टर है उनका। दूसरी जो वीकनेस है वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल काम है, इसलिए जहाँ पर भी
चाहे डिफेंस फोर्सेस के लिए अप्रूवल चाहिए हो किसी प्रोडक्ट का, या स्पेस सेगमेंट में किसी प्रोडक्ट का अप्रूवल चाहिए होता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जेस्टेशन चाहिए होता है, मतलब काफ़ी टाइम उस अप्रूवल में लगता है। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, और इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि आपका कुछ भी होता रहे, यानी एक बार आपने जो टेंडर भर दिया उसके बाद प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो आपको बियर करना है वो। इसके अलावा चूंकि चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन को भी इनको मैनेज करना पड़ता है। एक अन्य रिस्क जो या वीकनेस मैं कहूँ वो ये है कि अगर ये काम समय पे पूरा नहीं कर पाते तो इनको डिफेंस और स्पेस वाले जो काम है, यानी गवर्नमेंट के साथ जो मिलकर ये काम करते हैं, तो वहाँ पर इनको पेनल्टी भुगतनी पड़ती है, और पिछले साल में ये इस तरह की पेनल्टी भुगत चुके हैं, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण मिल नहीं पाया था बाहर से। फिर एक अन्य जो इनकी वीकनेस है वो ये है कि इनका जो 97% रेवेन्यू पिछले साल आया वो टॉप 5 क्लाइंट से आया। तो आप ये समझ लीजिए, चूँकि ये डिफेंस और स्पेस सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं वही इनकी मेजर क्लाइंट्स हैं। अन्य वीकनेस इस तरह की कंपनीज़ की जो है वो ये है कि हैज़ार्डस मटेरियल में ये डील करती हैं, ख़तरनाक मटेरियल में ये डील करती हैं, तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। तो कभी भी एडवर्स अगर रेगुलेशन या लॉ आए तो इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्केट कैप की बात करूं तो छोटा मार्केट कैप है, ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी हैं, तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी बहुत ही मैनेजेबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 18 रुपये का कर्जा है। आरओई एवरेज आरओई है 12%, लेकिन पी जो है वो 76 का है, 76 का पी है। 3 साल की सेल बहुत ही अच्छी 28% क्यूमुलेटिवली साल दर साल बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छा बढ़ा है, 72%, 72%। प्रमोटर के पास 41% स्टेक है, काफ़ी समय से 41% ही स्टेक उनके पास है। एफआईआई के पास 1% स्टेक है, डीआईए के पास 8% स्टेक है, और पब्लिक के पास रेस्ट 50% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो कंपनी देखिए टेक्नोलॉजिकली साउंड है, और हर कंपनी जो है वो स्पेस में इसरो के साथ और डिफेंस में मिसाइल प्रोग्राम के, जो भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके साथ काम करने में सक्षम नहीं है। कंपनी में ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसका पी जो है वो मुझे हाई नज़र आता है। खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको इस शेयर में कोई भी एक्शन लेना हो तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।